हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में, और उसमें भी हमने टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में पढ़ा था, जो कि आपके आने वाले जो भी कुछ चैप्टर्स होंगे उनमें इस टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है ये आप अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीट बजट ऑफ द अर्थ के बारे में। तो हीट बजट क्या है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि नॉर्मली जो बजट होता है कि हमने कितना अर्न किया, कितना सेव किया और कितना खर्च किया। तो इन सब चीज़ों का बजट होता है ना, पैसों का हमारे पास। इसी तरीके से हीट का भी एक बजट होता है कि अर्थ ने कितनी हीट ली और कितनी एब्ज़ॉर्ब की, कितनी रिफ्लेक्ट की। तो इन सब चीज़ों का क्या होता है, एक बजट होता है अर्थ का अपना, ठीक है? तो उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हीट बजट को समझने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स समझने होंगे, और उनमें से एक टॉपिक है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है इसके बारे में समझना होगा। तो इंसोलेशन को हम कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन का मतलब क्या है? द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स इज कॉल्ड इनकमिंग सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन। अर्थ सन से जितनी भी एनर्जी रिसीव्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स इज कॉल्ड इंसोलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। जो हमारा सन है, सन से जो शॉर्ट वेव के फॉर्म में एनर्जी आ रही है और अर्थ उस एनर्जी को कितना एब्जॉर्ब कर रही है, वही जितनी मात्रा में जो एब्जॉर्ब कर रही है वही हमारा क्या है, वही हमारा इंसुलेशन है, ठीक है। तो ओनली 2 बिलियन 2 यूनिट्स आउट ऑफ द 1 बिलियन यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब अगर सन से 1 बिलियन एनर्जी आ रही है तो उसकी केवल 2 यूनिट को जो है हमारी अर्थ क्या कर पाती है, एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द अर्थ एंड इट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो क्यों इतना कम एब्जॉर्ब क्यों करती है? क्योंकि जो अर्थ का साइज है सन के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, और अर्थ और सन के डिस्टेंस की बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, ज़्यादा है। तो ध्यान रखना, तब भी देखो अगर 2 यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं 2 बिलियंथ में से, तो सोचो कि कितनी कम एनर्जी ले रहे हैं, और इतनी कम एनर्जी के बाद में भी हमारे जो है अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसका मतलब ये है कि एनर्जी जो एनर्जी है अर्थ कितना रिसीव कर रही है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव इज कॉल्ड इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ओके। तो दिस short wave energy travel through the space until it reaches the Earth's outer atmosphere, where it can either be absorbed, reflected, or reach directly to the Earth's surface at diffuse radiation. तो जैसे ये शॉर्ट वेव की एनर्जी जब ट्रेवल करती है स्पेस से, जब ये अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, तो वहां पे आपको ना कई सारे पार्टिकल्स मिलते हैं। तो उनमें कभी कभी वहां पे क्लाउड्स भी मिलते हैं। तो क्लाउड्स में क्या होती है, कभी एब्जॉर्व कर हो जाती है, कभी रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कभी वहां पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उससे वो डिफ्यूज भी हो जाती है, ठीक है। डिफ्यूज का मतलब जैसे हम आपको दिखता होगा ना, जो हमें आसमान का कलर ब्लू दिखाई देता है, दिस इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। जो वहां से जो रेडिएशंस आते हैं सन से, उससे क्या है, वहां से जो रेडिएशन आते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल से टकरा करके वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। उस स्कैटर्ड होने की वजह से ही जो है कई तरीके के कलर्स में जो है जो वेवलेंथ होती है कलर्स की, उसमें वो स्कैटर्ड होते हैं। और उसमें जो ब्लू की कलर की जो स्काई ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो आपकी ज़्यादा अमाउंट में स्कैटर्ड होती है, इसीलिए हमें आसमान का रंग जो है स्काई ब्लू दिखाई देता है। अब हम बात कर लें कि डिफ्यूज रेडिएशन क्या है। तो डिफ्यूज रेडिएशन के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन दैट रीचेज द अर्थ सरफेस आफ्टर अ चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्कैटरिंग बाय द एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जब सन से जो हमारी शॉर्ट वेव्स आती है, तो वो करती क्या है, उसमें जो अर्थ के एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर डस्ट के बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उन पार्टिकल से टकरा करके स्कैटर्ड होती है, और स्कैटर्ड होकर के ही हमारी अर्थ पर रिसीव होती है। उसी इसीलिए इसको हम कहते हैं डिफ्यूज रेडिएशन, ठीक है। डिफ्यूज होकर के जो अर्थ के सरफेस पे पहुंच रही है, इसीलिए हमने इसको कह दिया डिफ्यूजिव रेडिएशन। अ फैक्टर अफेक्टिंग द सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहली बात तो यह है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सन,
अब देखो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी सन से, उतना ही कम हमें इंसोलेशन मिलेगा, है ना? उतना ही कम हमें हीट मिलेगी। और तो ये हम आपको पता है कि जो एवरेज डिस्टेंस है सन की अर्थ से वो 149.5 बिलियन किलोमीटर है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि एपिहीलियन के टाइम पे जो आपका इंसोलेशन होगा वो कम होगा और पेरिहीलियन के टाइम पे जो इंसोलेशन होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है? अब एपिहीलियन, पेरिहीलियन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में जब मैंने आपको कंपोज़िशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाया था। अब हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ द डे डेली सनलाइट पीरियड। तो यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है, जो इंसोलेशन डिपेंड करेगा कि ड्यूरेशन ऑफ डे कितना है। मतलब जहाँ पर डे का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पर आपको इंसोलेशन जो मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? तो इट डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ डेली सनलाइट पीरियड, ठीक? अगला है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे अगर कोई भी चीज़ कहीं पर भी डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होगा और कहीं पर तिरछी सनलाइट आ रही है, वहाँ पे जो इंसोलेशन होगा वो कम होगा। तो आपको पता है कि अर्थ इच लगभग-लगभग राउंड है, तो वहाँ पे आपको होता क्या है और सनरेज़ जो आपको मिलेंगी वो वर्टिकल मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी वर्टिकल? मैक्सिमम जो वर्टिकल मिलती हैं वो इक्वेटर के आस-पास के एरियाज़ में मिलती हैं, ठीक है? और जैसे ही हम अगर टेम्परेट रीजन में जाते हैं या पोलर रीजन में जाते हैं तो वहाँ पे जो सन की रेज़ होती हैं वो ऑब्लिकली पड़ती हैं, तो वहाँ पर आपको कम टेम्परेचर मिलेगा और कम टेम्परेचर होने के कारण पोल्स जो हैं आपको ठंडे मिलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है इन्फ्लुएंस ऑन द पाथ ऑफ द रेज। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जैसे मान के चलिए अगर पाथ जो है रेज का मैक्सिमम है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको इंसोलेशन कम मिलेगा और जब पाथ आपका छोटा है यानी सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कम है तो वहाँ पे आपको जो है इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है पेरिहेलियन और एपिहेलियन की, ठीक है? आगे हम बात करें ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर टुवर्ड्स अ हीट रेडिएशन। अब जो सन से हीट आ रही है उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है अर्थ की तरफ, ठीक है? जैसे अगर क्लाउड कवर है और उसकी जो क्लाउड कवर है अगर मान लीजिए इस पे एटमॉस्फेयर में और उसकी थिकनेस क्लाउड कवर की ज़्यादा है तो आपको जो है इंसोलेशन कम मिलेगा, है ना? और जैसे डस्ट पार्टिकल भी ज़्यादा हैं, तब भी आपको इंसुलेशन कम मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं किसको? रेडिएशन को। फिर वाटर वेपर भी क्या करती है, आपको एब्ज़ॉर्ब करती है इंसुलेशन को, इसीलिए जो अर्थ की सरफेस पे क्या कम कम पहुँचता है आपका इंसुलेशन। और अगला जो पॉइंट है हमारा वो आउटपुट ऑफ सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन है, वो उसके आउटपुट पे भी डिपेंड करता है कि कितना आउटपुट जो है सन से हमें मिल रहा है। तो देखते हैं द सोलर आउटपुट रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी स्लाइटली इन अ ईयर, क्योंकि ईयर टू ईयर वेरी करता रहता है बिकॉज़ डिस्टेंस जो है चेंज होती रहती है सन और अर्थ के बीच में। जब सन और अर्थ के बीच डिस्टेंस कम होती है, तो वहाँ पर आपको सन का सोलर रेडिएशन है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर कम होती है डिस्टेंस जैसे पेरिहिलियन पे तो आपको वो कम मिलेगा। तो इस तरीके से आउटपुट ऑफ द सोलर रेडिएशन भी इम्पोर्टेंट है। अगला है एपिहीलियन और पेरिहिलियन, तो मैंने बता ही दिया है, ये भी अफ़ेक्ट करेगा इंसोलेशन को और इसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप चाहो तो इनमें से कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ के बारे में। तो हीट बजट का मतलब क्या है? द हीट बजट ऑफ द अर्थ इज़ द बैलेंस बिटवीन द इनकमिंग सोलर इंसोलेशन एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो देखो इनकमिंग सोलर इंसोलेशन के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि व्हाट इज़ इंसोलेशन, और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब है कि अर्थ जितने अमाउंट में रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जितना आ रहा है सन से वो इनकमिंग हो गया, ठीक है? जो जितना एब्ज़ॉर्ब कर रही है वो इनकमिंग हो गया और जितना रिफ्लेक्ट कर रही है वो आपका आउटगोइंग हो गया। व्हिच मेंटेन्स द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ 15 डिग्री सेल्सियस, ये आपका एवरेज एनुअल टेम्परेचर है, ठीक है? तो सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड सोलर इंसोलेशन। ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है? तो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? तो पहला जो फैक्टर है वो है रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है? दिस इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच सोलर एनर्जी रीचेस द अर्थ सरफेस एंड द अर्थ लूज़ेस एनर्जी टू द आउटर सरफेस। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो सन की एनर्जी है वो अर्थ की सरफेस तक पहुँचती है
और अर्थ से जो एनर्जी लूज होकर के जिस तरीके से स्पेस में जाती है, ठीक है, स्पेस से जिस तरीके से पृथ्वी में आ रही है एनर्जी और पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर के जिस तरीके से स्पेस में जा रही है, वो जो तरीका होता है, उस तरीके से जो एनर्जी प्राप्त होती है, वो हमारे कहलाता है रेडिएशन। मोस्ट ऑफ द एनर्जी कमिंग एंड लीविंग टू द अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सन से जो एनर्जी आई, सन से अर्थ पे एनर्जी आई, जैसे ये अर्थ है और ये हमारा सन है, ठीक है। अब यहाँ से जितनी भी एनर्जी आएगी वो किसके थ्रू आएगी, रेडिएशन के थ्रू आएगी, और यहाँ से स्पेस में जब जाएगी तो किसके थ्रू जाएगी, वो भी आपकी रेडिएशन के थ्रू जाएगी। द अर्थ रिसीव द इंसुलेशन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि सन से अर्थ के सरफेस पे जब रेडिएशन आएगा वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आएगा, और अर्थ से जब वापस जाएगा वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर हीटिंग itself, the earth becomes a radiating body. It radiates energy to the atmosphere in the form of long wave. ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि शॉर्ट वेव के फॉर्म में रिसीव करती है और लॉन्ग वेव के फॉर्म में रेडिएट करती है अर्थ एनर्जी को। तो एटमॉस्फेयर इज हीटेड विद दिस एनर्जी फ्रॉम द बिलो नियर टू द अर्थ सरफेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। The long wave radiation is absorbed by the atmosphere gases such as carbon dioxide, water vapor, and other greenhouse gases. As a result, the atmosphere is indirectly heated by the earth radiation. ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया। मैंने आपको समझाया कि जो है जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन क्या होता है, सन से अर्थ को जितनी भी एनर्जी मिल रही है वो किसके द्वारा मिल रही है, वो रेडिएशन के द्वारा मिल रही है। अर्थ से जो एनर्जी बाहर जा रही है वो किसके द्वारा जा रही है, रेडिएशन के द्वारा जा रही है। और जो सन से एनर्जी रिसीव्ड होती है वो हमें शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में रिसीव होती है, और जो अर्थ से एनर्जी जब जाती है स्पेस में, एटमॉस्फेयर में, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में जाती है। और अर्थ से जो एनर्जी जा रही है जिससे एटमॉस्फेयर हीट हो रहा है उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। तो जो अर्थ से एनर्जी जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में वो उस एनर्जी को कौन कौन सी चीजें एब्जॉर्ब करती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है, वाटर वेपर एब्जॉर्ब करती है, और ग्रीन हाउस गैसेस भी उसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम दूसरा जो प्रोसेस हमारा होता है वो होता है कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन होता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर द अर्थ after being heated by insulation transmits the heat in the form of long wave to the atmosphere layer near to it. अब देखो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन जो होता है ना, अर्थ के पास की जो लेयर होती है उसमें होता है कंडक्शन। जो अर्थ जब हीट हो जाती है, हीट किसके द्वारा हुई, रेडिएशन के द्वारा हुई, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी भी एक जैसा सन है, सन और अर्थ में क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, और बहुत अधिक डिस्टेंस से अगर कोई भी सोलर रेडिएशन आ रहा है, यानी कोई भी बहुत अधिक डिस्टेंस से हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, तो जो गर्म हो रही है वो गर्म हो रही है रेडिएशन के द्वारा, ठीक है। यानी जो हीटिंग ऑब्जेक्ट है और जिससे हमें हीट मिल रही है उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, और तब भी वो जो है ऑब्जेक्ट गर्म हो रहा है, तो वो रेडिएशन के द्वारा होता है। और कंडक्शन का मतलब क्या है, कंडक्शन जैसे मान लो यह अर्थ है और अर्थ के आसपास की जो सरफेस पे जो एयर है वो जो गर्म हो रही है वो होती है कंडक्शन के द्वारा, ठीक है। तो कंडक्शन के लिए डिस्टेंस जो होनी चाहिए जो है हीटिंग ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ हीट के बीच में बहुत कम होनी चाहिए या ना के बराबर ही होनी चाहिए, और रेडिएशन में क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा भी चल सकती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। The air in contact with the land gets heated slowly, and the upper layer in contact with the lower layer also get heated subsequently. मतलब क्या होता है, यहाँ से हम समझ सकते हैं, जैसे ये कंडक्शन क्या है, यहाँ पे मान लो ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो यहाँ के आसपास की एयर क्या हो गई, गर्म हो जाएगी, क्योंकि अर्थ हमारी गर्म होती है, इसको ऊपर वाली एयर गर्म हो गई। अब ये वाली जो सरफेस गर्म हो गई, अब ये ऊपर वाली सरफेस को गर्म कर देगी, ठीक है। और जब ये वाली सरफेस गर्म हो जाएगी तब ये इसको ऊपर कोई सरफेस होगी उसको गर्म कर देगी। तो इस तरीके से ट्रांसफर होता रहेगा हीट का, तो कंडक्शन कहलाता है, ठीक है। कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज लिमिटेड ओनली टू द ट्रोपोस्फियर। जो कन्वेक्टिव मोड है एनर्जी ट्रांसफर का,
वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होता है, आपका ट्रोपोस्फियर में ही मिलेगा। इन दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइजेस वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करेंट्स एंड फर्दर ट्रांसमिट द हीट ऑफ द एटमोस्फियर। जैसे आपको पता है कि मान के चलो कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन में क्या है, जैसे यहाँ पे अर्थ जो गर्म थी और इसके आस पास की जो एयर वो गर्म होगी, गर्म होकर के ये एयर ऊपर उठेगी और एयर ऊपर उठ करके जा करके फिर यहाँ पे ऊपर जैसे जाएगी और ऊपर जा करके हीट को लूज कर देगी। ठीक है, हीट को जब लूज कर देगी तो इसी को हम कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, कन्वेक्शन में हीट एयर जो होती है एक्सपैंड होती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो वो होता है हमारा कन्वेक्शन। ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज टर्म्ड एज कन्वेक्शन। इसको हम क्या कह देते हैं, कन्वेक्शन कह देते हैं। ठीक, अगला है एडवेक्शन। तो एडवेक्शन क्या होता है, हॉरिजेंटल ट्रांसफर ऑफ हीट बाय विंड। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, लेकिन एडवेक्शन में क्या है, हॉरिजेंटल ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है। तो द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर नोन एज एडवेक्शन। तो हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर यूज टू हैव मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो एडवेक्शन का भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एयर चलती है हमारे सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे, वो हॉरिजेंटली भी चलती हैं, तो एडवेक्शन का हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर हैज सिग्निफिकेंट रोल इन डायurnal वेरिएशन इन द डेली वेदर ऑफ मिडिल लैटिट्यूड रीजन्स। तो ये हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डायurnal वेरिएशन में। ठीक है, डे एंड नाइट में जो वेरिएशन होता है, आपको पता है कि दिन में जो है गर्म हवा चलती है। ठीक है, तो गर्म जो है कई, जैसे एक प्लेस से लू है, लू जब चलती है तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है, ये क्या है, एक हॉरिजेंटल विंड है। तो हॉरिजेंटल विंड से क्या होता है, जब ये किसी प्लेस पे जाती है तो वहां के प्लेस को गर्म कर देती है। ठीक है, दिन में टेम्परेचर आपका आपको ज़्यादा मिलेगा और रात में टेम्परेचर कम मिलेगा, क्योंकि रात में जो होता है वो विंड जो चलती है वो ओशियन से लैंड की तरफ चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे हम इतनी चीज़ समझ सके कि हमने यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, कंडक्शन पढ़ लिया, कन्वेक्शन पढ़ लिया, एडवेक्शन पढ़ लिया और हमने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पढ़ लिया। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सरफेस टू द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द आउटर स्पेस। अर्थ की सरफेस से आउटर स्पेस में जो हीट ट्रांसफर होती है वो किसके थ्रू होती है, रेडिएशन के थ्रू होती है। ठीक है, सॉरी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू होती है। ठीक है, और ऊपर से जो आ रही है, ऊपर जो सन से हीट जो आ रही है, जो अर्थ के पास में, उसको हम कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, और अर्थ से जो बाहर की स्पेस में जा रही है उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, बाकी कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन, ये चार प्रोसेस आप ध्यान रखना जो यूज होंगे अर्थ को हीट करने में। तो अब हम बात करेंगे कि जो है हीट बजट होता क्या है। अब जैसे मान के चलो, जो सन है हमारा, ये हमारा सन है और इस सन से फॉर एग्जांपल मान के चलो ये 100 यूनिट एनर्जी यहाँ से निकाल रहा है। कितनी एनर्जी निकाल रहा है, 100 यूनिट एनर्जी यहाँ से निकाल रहा है पृथ्वी, यहाँ, और यहाँ मान लो ये पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पर हमारी अर्थ है। ठीक है, यहाँ से इसने 100 यूनिट एनर्जी निकाली। अब यहाँ से जो इसकी एनर्जी होगी वो वेव्स की फॉर्म में चलेगी। कैसी वेव्स की फॉर्म में, शॉर्ट वेव की फॉर्म में, नीचे की तरफ आएगी, अर्थ की तरफ आएगी। जब ये अर्थ की तरफ आती है ना, तो होता क्या है, तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें इसमें रिफ्लेक्ट होती हैं और कुछ चीज़ें एब्ज़ॉर्ब होती हैं। ठीक है, यानी कुछ पार्ट जो होता है इसका एनर्जी का एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं, जो हमारी एब्ज़ॉर्ब्ड जो होता है, एब्ज़ॉर्ब्ड कहाँ-कहाँ होगा? एब्ज़ॉर्ब्ड हमारा अर्थ में होगा, एब्ज़ॉर्ब्ड हमारा एटमॉस्फेयर भी करेगा। तो जो एब्ज़ॉर्ब्ड यूनिट होती है वो होती है 65। ध्यान रखना, 100 यूनिट सन से चली, ठीक है? 100 यूनिट सन दे रहा है। जब दे रहा है तो ये 100 यूनिट जो रेज़ हैं, सन की वेव्स हैं, सन की जो शॉर्ट वेव्स हैं, वो प्रवेश करेंगी एटमॉस्फेयर में। जब प्रवेश करेंगी तो उसका 65 यूनिट जो होता है एब्सॉर्ब हो जाता है और 35 यूनिट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। पहली बात ये आप अपने दिमाग में रख लो, ठीक है? अब हम देखेंगे कि एब्सॉर्ब कहाँ-कहाँ होता है और रिफ्लेक्ट कहाँ-कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि एब्सॉर्ब भाई कहाँ-कहाँ हो जाता है। तो जो एब्सॉर्ब्ड होता है वो हमारा क्लाउड क्लाउड यानी जो हमारा बादल है, बादल जो है 14 भाग को, यानी 100 में से 65 एब्सॉर्ब हुआ
और 35 रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? वापस लौट जाता है। रिफ्लेक्ट का मतलब है वापस लौट गया। एब्जॉर्ब का मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो 14 यूनिट तो भाई बादल एब्जॉर्ब कर लेता है और 51 यूनिट जो है पृथ्वी तक पहुंचता है, यानी पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है। 51 यूनिट जो है पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है। इतनी बात समझ गए? ठीक है। रिफ्लेक्टेड में देख लें। रिफ्लेक्टेड में क्या है? 35 यूनिट जो वापस जाता है रिफ्लेक्ट होकर के, उसमें से जो आउटर एटमॉस्फेयर होता है वो क्या करता है? 6 यूनिट को रिफ्लेक्ट कर देता है तुरंत ही तुरंत। और जो आइस कैप्स है हमारी, जो आइस कैप्स मतलब जो हमारा अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है, पोलर रीजन वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जो आइस कैप्स है वो 2 यूनिट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। और क्लाउड जो है वो 27 यूनिट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। बादल जो होते हैं वो 27 यूनिट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो देखो, बादल 27 को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और 14 को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है। दोबारा से हम एक बार समझ लेते हैं इसको अच्छी तरीके से। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जो 100 यूनिट आती हैं सन से, उसमें क्या होता है कि 65 यूनिट जो होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और 35 यूनिट जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और 65 जो एब्जॉर्ब होती है ना, उसमें से भी 14 यूनिट जो है क्लाउड एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी जो 51 यूनिट जो होती है वो अर्थ पर एज ए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पहुंचती हैं। ठीक है, अर्थ के पास चली जाती हैं, अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। और 35 यूनिट जो रिफ्लेक्ट होती है ना दोस्त, उसमें क्या होता है कि 6 यूनिट तो आपकी आउटर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। 2 यूनिट जो है, मतलब 6 यूनिट जो है आउटर एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट कर देता है। 2 यूनिट आइस कैप रिफ्लेक्ट करता है और 27 यूनिट जो है बादल रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अपने माइंड में रखना है। अब हम समझते हैं कि भाई जब एब्जॉर्ब इसने कर दिया, तो एब्जॉर्ब करने के बाद में होता क्या है कि अब देखो यहाँ पे एब्जॉर्ब में जो 14 यूनिट जो है क्लाउड ने एब्जॉर्ब कर रखी है और 51 यूनिट पृथ्वी पे भेज दी। अब यहाँ पे देखो कि 51 यूनिट इसने एब्जॉर्ब की थी। अब 51 यूनिट में से होता क्या है कि 17 यूनिट को डायरेक्टली वो स्पेस में भेज देती है। ठीक है, 17 यूनिट को डायरेक्टली उसने रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेज दिया? स्पेस में भेज दिया। अब जो 34 यूनिट जो उसने इंटरसेप्ट किए हैं, एब्जॉर्ब किए, उसमें से 9 यूनिट्स तो कन्वेक्शन के थ्रू एब्जॉर्ब करती है, 6 यूनिट जो आती है उसके पास रेडिएशन के थ्रू आती हैं और 19 यूनिट जो आती हैं वो लेटेंट हीट थ्रू इवापोरेशन के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे जो 51 यूनिट हैं जो अर्थ रिसीव कर रही है, उसमें क्या है, जो रिसीव थ्रू डायरेक्ट रेडिएशन कितना जो है 34 यूनिट जो है डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू एब्जॉर्ब कर रही है। और इसमें से भी आपकी रिसीव्ड एज डिफ्यूज डेलाइट 17 यूनिट जो है एक तरीके से जो है डिफ्यूज लाइट के थ्रू यूज रिसीव हो रही है। लेकिन उसमें से होता क्या है, तुरंत जो 70 यूनिट जो है वो तुरंत जो है वो स्पेस में इनको भेज देती है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बात समझ लेते हैं। तो देखो, ये है शॉर्ट वेव रेडिएशन और ये है लॉन्ग वेव रेडिएशन। मतलब शॉर्ट वेव का मतलब है जो सन से रिसीव हो रही है, सन से हमारे पास जो रिसीव हो रही है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे देखो 100% यहाँ से रिसीव होती है, 100% यहाँ पर आई। होता क्या है यहाँ पे कि मैंने बताया कि 6 यूनिट तो यहाँ पे तुरंत आउटर एटमॉस्फेयर से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है स्पेस में। ठीक है, 27 यूनिट जो है तुरंत क्लाउड से के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाती है और 2 यूनिट जो है आपकी आइस कैप के थ्रू जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। तो 2 यूनिट जो है आइस कैप के थ्रू यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, एब्जॉर्ब कितनी की गई, जो है 34 यूनिट तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी, कौन? पृथ्वी जो है डायरेक्टली 34 यूनिट एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो लाइट यहाँ पे क्या होती है, कुछ लाइट जो है 100 में से कुछ लाइट जैसे स्कैटरिंग होती है। अब स्कैटरिंग के थ्रू जो प्रकाश आता है, ठीक है, स्कैटरिंग के थ्रू जो लाइट आ रही है वो कितनी आ रही है? 17 यूनिट आ रही है। वो फिर जो यहाँ पे 34 यूनिट तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रही है ही जो है अर्थ, लेकिन 17 यूनिट जो है अर्थ स्कैटर रेडिएशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगी, जो प्रकाश के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगी, जो प्रकाश फैल करके आता है ना उसके फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। और 14 यूनिट जो है कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब टोटल यूनिट जो है 51 यूनिट जो है अर्थ एब्जॉर्ब करती है और 14 यूनिट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पेस में कितनी गई? स्पेस में चली गई 27 यूनिट और आपकी जो है 2 यूनिट गई किसके द्वारा? आइस कैप के द्वारा। और 6 यूनिट जो गई वो किसके द्वारा गई?
वो आपकी रिफ्लेक्ट होकर के चली गई आउटर एटमॉस्फेयर से। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो 100 में से आपकी 6 प्लस 27 प्लस 2, तो कुल मिलाकर के हम देखें तो यहाँ पर 35 यूनिट्स तो यहाँ पे क्या हो गई, वापस चली गई किस किस के थ्रू, 6 यूनिट चली गई आपकी आउटर एटमॉस्फेयर टकराने के बाद में, और 27 यूनिट क्लाउड ने रिफ्लेक्ट कर दी और 2 यूनिट आपकी आइस कैप ने रिफ्लेक्ट कर दी। तो 35 यूनिट तो रिफ्लेक्ट होकर के स्पेस में चली गई तुरंत की तुरंत, और जो 65 यूनिट जो बची थी उसमें से 51 यूनिट जो है अर्थ ने एब्जॉर्व की, और 14 यूनिट जो है वो किसने एब्जॉर्व की है, एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्व की है। 51 यूनिट में भी जो 17 यूनिट जो होता है वो स्कैटर्ड रेडिएशन के थ्रू एब्जॉर्व करती है पृथ्वी, और 34 यूनिट जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, अर्थ जो है डायरेक्टली एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मतलब ये तो अब आने वाली बात हुई, अब जाने वाली बात होगी। तो भाई देखो, जाने वाली बात जो होगी ना वो कितने में होगी, वो सिर्फ और सिर्फ 51 की ही तो भेजेगा, 51 ही एब्जॉर्व की है तो 51 ही भेजेगा। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे जो 23 यूनिट जो है अर्थ जो है रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, रेडिएट बैक करेगी, तो 23 यूनिट जो है अर्थ रेडिएट करती है। ठीक है, 23 यूनिट अर्थ रेडिएट करेगी, जिसमें से 6 यूनिट जब जो है एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएगी, 6 यूनिट जो है एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएगी, और 17 यूनिट जो है डायरेक्टली स्पेस में भेज देगी। 17 यूनिट को डायरेक्टली स्पेस में रेडिएट कर देती है अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे बची 9 यूनिट। 9 यूनिट जो है कन्वेक्शन के थ्रू जाती है। कन्वेक्शन का मतलब ये है कि एयर गर्म होकर के ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठ करके जो हीट ट्रांसफर करेगी, ठीक है, वो हमारा कहलाता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो 9 यूनिट कन्वेक्शन के थ्रू जाती हैं। कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। ये स्पेस में नहीं जाती, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, और 19 यूनिट कंडेंसेशन के थ्रू जाती है, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पर जो है 48 यूनिट रेडिएटेड टू स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर। अब देखो यहाँ पर एटमॉस्फेयर ने कितनी एब्जॉर्ब कर ली, तो 19 और 9 कितनी हो गई, 28 हो गई। 28 और 6 होगी 34। ठीक है, 34 ये हो गई, और 14 यहाँ पे एब्जॉर्ब की थी तो 14 ये हो गई। तो कुल मिलाकर के जो एटमॉस्फेयर रेडिएट करेगा स्पेस में वो कितने करेगा, 48 यूनिट को जो है रेडिएट बैक कर देगा स्पेस में, और 48 और 17 को जब ऐड करोगे ना तो 65 यूनिट जो ही आएगा हमारा, जो एब्जॉर्ब हुई थी जो 65 यूनिट, वो हमारी पूरी कहाँ चली गई, स्पेस में चली गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन जो था हमारा, शॉर्ट वेव रेडिएशन में 100 यूनिट आई। 100 यूनिट में से आपकी जो है 6 यूनिट तो डायरेक्टली जो है रिफ्लेक्ट कर दी, आउटर एटमॉस्फेयर से टकरा करके वापस चली गई। 27 यूनिट जो है क्लाउड से टकरा करके स्पेस में वापस चली गई, और 2 यूनिट जो है आइस कैप के थ्रू वापस चली गई, कहाँ से, अर्थ से एटमॉस्फेयर में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर देखोगे तो 27 और 2 29 और 6 35 यूनिट जो है पहले ही चली गई। ठीक है, अर्थ तक पहुंच नहीं पाई, उससे पहले ही टकरा करके वापस हो गई। अब अर्थ तक पहुंचेगी कितनी, तो अब देखो अर्थ तक पहुंचेगी कितनी, अर्थ तक जो पहुंचेगी वो 51 पहुंचेगी। ठीक है, अब देखो 35 यूनिट तो पहले चली गई, और 65 आपकी बची, 65 एब्जॉर्ब की जाती है। अब 65 में भी एब्जॉर्ब कैसे की जाएगी, 65 में भाई एब्जॉर्ब जो है 14 यूनिट तो आपका एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, बीच में ही एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अर्थ के पास कितनी पहुंची, अर्थ के पास पहुंची 51। अब 51 में से कैसे पहुंचती है, 51 यूनिट पहुंचेगी तो वो कैसे पहुंचेगी, 51 यूनिट में से 34 यूनिट तो डायरेक्टली सीधे अर्थ पर पहुंच जाएगी, और 17 यूनिट जो है वो स्कैटर्ड रेडिएशन के फॉर्म में पहुंचती है। ठीक है, ये तो बात हो गई जो सन से अर्थ की तरफ जो आ रही थी, यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन की बात हो गई। अब देखो इस समय अर्थ के पास कितनी एनर्जी है, अर्थ के पास सिर्फ 51 है। अब 51 में से अब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में भेजेगी, अर्थ जो है स्पेस में भेजेगी। अब 51 में से 23 जो भेजती है वो रेडिएशन के थ्रू भेजती है, और उसमें भी जो आपका 6 यूनिट है, जो 6 यूनिट है वो आपका जब अर्थ भेजती है स्पेस में, तो जब ये चलती एटमॉस्फेयर के थ्रू गुजरती है, तो जब ये गुजरेगी तो 6 यूनिट जो है
एटमॉस्फेयर कहता है भाई अब 6 यूनिट मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा। 6 यूनिट एटमॉस्फेयर खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो 17 यूनिट होती है वो डायरेक्टली स्पेस में चली जाती है। ठीक है, अब हम बात करें 9 यूनिट जो है कन्वेक्शन के थ्रू जो है कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर चली जाती है, स्पेस में नहीं जाती है, एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। और 19 यूनिट जो है वो कंडेंसेशन के थ्रू कहाँ चली जाती है, 19 यूनिट जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, किसके थ्रू, कंडेंसेशन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 17 यूनिट डायरेक्टली स्पेस में चली गई, 17 डायरेक्टली स्पेस में चली गई। अब यहाँ पर जब अर्थ से स्पेस की तरफ एनर्जी जा रही थी तो बीच में एटमॉस्फेयर पड़ा, एटमॉस्फेयर ने कितनी ऑब्जर्व कर ली, 19 और 9 कितने हो गए, 28 28 और 6 34 एब्जॉर्व कर ली और 14 पहले ही एब्जॉर्व कर ली थी, तो 14 तो कुल मिलाकर के 48 एब्जॉर्व की। अब ये 48 ये थोड़ी ना कि एटमॉस्फेयर अपने पास रखेगा, एटमॉस्फेयर ये 48 कहाँ भेज देता है, बाद में स्पेस में भेज देता है। तो इस तरीके से जो है कुल मिलाकर के जो एनर्जी 48 ये ऐसे पहुंची और 17 डायरेक्टली पहुंची, तो कुल मिलाकर के 65 जो एब्जॉर्व की थी, तो टोटल कहाँ भेज दी, वो स्पेस में भेज दी। तो इस तरीके से जो है ये हमारा होता है हीट बजट, जितना लिया उतना उसने अर्थ ने वापस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हीट बजट ऑफ द अर्थ यहाँ पर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है वो है एल्बेडो, एल्बेडो ऑफ द अर्थ। तो एल्बेडो का मतलब क्या है, सिंपली जो है ये क्या मेजर करता है कि हाउ मच लाइट दैट हिट्स ए सरफेस इज रिफ्लेक्टेड बैक विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। मतलब ये है कि जैसे मान लो ये अर्थ है और ये सन है, तो इस सन से क्या होगा, मान के चलो कोई हीट आ रही है तो डायरेक्टली बिना एब्जॉर्ब की कितनी हीट को जो है, बिना एब्जॉर्ब की कितनी हीट को अर्थ जो है रिफ्लेक्ट कर दे रही है, किसमें, स्पेस में, वो हमारी क्या कहलाती है, एल्बिडो कहलाती है, बिना एब्जॉर्ब किए। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद जो करती है रिफ्लेक्ट बैक वो अलग है, बिना एब्जॉर्ब की जितना जो है वो रिफ्लेक्ट कर देती है वो हमारी एल्बिडो कहलाती है अर्थ की। ठीक है, इट इज अ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दैट हैज अ वैल्यू लेस देन 1। द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द एल्बिडो ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान, तो यहाँ से भी एक बार समझ लेते हैं व्हाट इज एल्बिडो। एल्बिडो इज एन एबिलिटी ऑफ द सरफेस टू रिफ्लेक्ट सनलाइट हीट फ्रॉम द सन। द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द रेडिएशन इज कॉल्ड द एल्बिडो ऑफ द अर्थ। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो अर्थ बिना एब्जॉर्ब किए जो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है वो हमारा क्या कहलाता है, एल्बिडो कहलाता है। ठीक है, तो कुछ सर्फेसेज जो होती हैं कि वो जो मैक्सिमम अमाउंट में रिफ्लेक्ट कर देती हैं, ठीक है, और कुछ सर्फेसेज ऐसी होती हैं जिनका एल्बिडो लो होता है। जैसे आपका हाई एल्बिडो सरफेस जो मिलेगी, जैसे आइस शीट है, स्नो कवर्ड शीट है, ये आपकी हाई एल्बिडो सरफेसेस होती हैं जो डायरेक्टली सनलाइट जितनी भी आती है मैक्सिमम सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, और लो एल्बिडो सरफेसेस जो होती हैं, जैसे आपकी जो डार्क सरफेसेस होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब ज़्यादा करती हैं, रिफ्लेक्ट कम करती है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लो एल्बिडो सरफेस। तो टाइप्स ऑफ एल्बिडो हम देखें तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एल्बिडो जो है दो टाइप का है, टेरेस्ट्रियल एल्बिडो। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटेड टू द अर्थ। द टेरेस्ट्रियल एल्बिडो ऑफ द अर्थ इज अराउंड 0.31। अर्थ जितना भी रिफ्लेक्ट कर रही है वो हमारा टेरेस्ट्रियल एल्बिडो है। ठीक है, तो जो लगभग इसका जो एल्बिडो होता है वो 0.31 होता है, मतलब 31% जो है लगभग वो जो है रिफ्लेक्ट कर देती है, जितनी एनर्जी उसको मिलती है अर्थ को उसका लगभग 31%, 2/3 के अप्रोक्स मान लो, वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये हमारा होता है टेरेस्ट्रियल एल्बिडो। और एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल एल्बिडो। अब आपको पता है कि जब सन से हीट आती है पृथ्वी की तरफ तो स्पेस में कई सारे जो है प्लैनेट्स हैं और भी अदर प्लैनेट्स हैं और एस्टेरॉइड्स हैं, उनसे जो रिफ्लेक्ट होकर एनर्जी स्पेस में जाती है वो कहलाती है एस्ट्रोनॉमिकल एल्बिडो। ठीक है, अगला जो है एल्बिडो एंड क्लाइमेट चेंज। तो एल्बिडो क्लाइमेट चेंज में क्या रिलेशन होता है, तो इंक्रीज इन एल्बिडो स्पेसिफाई दैट द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब इज हायर। अगर एल्बिडो जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है एटमॉस्फेयर में उतनी ज़्यादा एनर्जी जाएगी, उतना ज़्यादा रेडिएशन जाएगा। ठीक है, अर्थ तो एब्जॉर्ब करेगी नहीं, मतलब ये है कि जितने अमाउंट में अर्थ रिफ्लेक्ट कर देगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में उतनी ज़्यादा एनर्जी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ ए ग्लेशियर होगा। तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो होगा क्या, उससे जो आपका सरफेस एरिया था आइस शीट का वो कम हो जाएगा, क्योंकि आइस शीट पिघल जाएगी। जब आइस शीट पिघल जाएगी तो इसका मतलब ये है कि जो है एल्बिडो यहाँ पर कम हो जाएगा। जब एल्बिडो कम हो जाएगा
तो इसका मतलब ये है कि हीट ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगी, हीट ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगी, इसका मतलब ये होगा कि ग्लेशियर और ज़्यादा पिघलेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में सिर्फ़ इतना ही रखते हैं। तो यहाँ हमने एक टॉपिक को कवर किया जो था हीट बजट ऑफ द अर्थ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम हो, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।